So what we are going to study today, first of all, some important functions. जब हम important functions की बात करते हैं तो इस functions के लिए हम लोग just a second, okay, तो हम देखेंगे कुछ अलग अलग functions के बारे में हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन. अब ये कांस्टेंट फंक्शन जो है, इसका नाम से ही पता चलता है कि ये क्या बात कर रहा है. अगर c कोई कांस्टेंट नंबर है तो हम लोग कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं f(x) इज इक्वल्स टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. यानी यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी डालोगे, आपको जो वो वैल्यू मिलेगी वो c ही मिलेगी. ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं. ये देखें आप, ग्राफ में आपको ज्यादा पता चलेगा. ये ग्राफ हम लोगों ने बनाया और ये पॉइंट लिया गया 0c. अब कहने का मतलब ये है, इस बात को अपने समझना है, x का कोई भी वैल्यू डालोगे, x का आप कोई भी वैल्यू डालोगे, चाहे आप पॉजिटिव डालें चाहे आप नेगेटिव वैल्यू डालें, कोई भी वैल्यू डालेंगे आपको y की जो वैल्यू मिलेगी या f(x) मिलेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं f(x) इज इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब है आप f(1) डालेंगे तो भी 5 लिखा जाएगा, f(2) डालेंगे तो भी 5 लिखा जाएगा, f(-3) डाल देंगे तो भी 5 मिलेगा, f(√7) डालेंगे तो भी 5 ही मिलेगा. मतलब आप कुछ भी वैल्यू डालोगे x की जगह पे, आपको वैल्यू 5 ही मिलेगी. डेट इज वाई हम लोग कहते हैं कि डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनी रियल नंबर, यानी इनपुट हम कुछ भी डाल सकते हैं, बट रेंज जो आउटपुट है वो c ही होगा. और हमने जो समझना है, हमने समझना है इसका ग्राफ. इसका ग्राफ क्या रहेगा? इसका ग्राफ इज ऑलवेज अ पैरेलल लाइन टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस c फ्रॉम x एक्सिस. तो कितनी डिस्टेंस की दूरी पे है, जो भी हमारे पास पॉइंट दिया होगा, जैसे हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू 5 दिया गया, तो ये 5 यूनिट्स की दूरी पे होगा. f(x) इज इक्वल्स टू -5 होता तो ये -5 की दूरी पे हम इसको बनाते. तो इस ये ग्राफ जो है ये हमेशा एक कांस्टेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास पैरेलल है विद द x एक्सिस. सो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन. तो इसी तरह से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ेंगे, उसके डोमेन, उसके रेंज और उसके ग्राफ को स्टडी करेंगे. तो नंबर 1 वाज दिस वाज नंबर 1 एंड दिस इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन. नंबर 2, आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी हमारी पहचान है. मतलब हम J&K के बाशिंदे हैं, ये हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है. यानी अब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो ये फंक्शन जो है ये किसी की भी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसको सेम बरकरार रखता है. तो इसलिए f(x) इज इक्वल्स टू x इज आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं f(x) इज इक्वल्स टू x, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा. अगर मेरे पास ये फंक्शन है तो f(1) की वैल्यू 1 होगी, f(2) की वैल्यू 2 होगी, f(-7) लिखूंगा तो -7 आएगा, f(√2) लिखूंगा तो √2 आएगा. यानी ये वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहेंगी. यानी जो हमारे पास इनपुट है, अगर आप यहाँ पे देखें, इनपुट हमने क्या लिया, जो f के साथ अंदर डाला जा रहा है, और जो बाहर आ रहा है वो हमारे पास आउटपुट है. तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है. ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों सेम है, यानी डोमेन एंड रेंज बिल्कुल सेम है. ये वैसा ही है जैसा हमने एक मशीन में एक चीज को डाला और वो वैज इट इज ही दूसरी साइड से आउटपुट की तरह बाहर आ गई, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हमने इसमें क्या डाला. यानी इसकी पहचान जो है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो बरकरार रही.
अब डोमेन हमेशा इसका रियल नंबर होगा, मतलब हम रियल नंबर का मतलब होता है हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं इस फंक्शन में, और डेफिनेटली हमने देखा कि जो डोमेन आ रहा है वही रेंज है, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो रेंज भी रियल नंबर ही होगा। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो रियल नंबर इज द डोमेन, यानी इनपुट इज द रियल नंबर एंड आउटपुट इज आल्सो आर, दैट इज रियल नंबर। नाउ ग्राफ देखते हैं इसका। इसका ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये देखिए, अब इस ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट्स आप बनाएंगे ना, यहाँ 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 ये 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 तो ये हमारे पास सेम पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस पॉइंट एज 1 1, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू भी 2 होगा। x का वैल्यू अगर यहाँ 4 लेता हूँ तो y का वैल्यू भी 4 ही होगा। अगर यहाँ x का वैल्यू -2 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो y का वैल्यू भी -2 होगा। तो इट इज सेम, तो वी हैव टू चेक दिस थिंग। नाउ हम लोगों ने डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, ग्राफ देख लिया। अब अगला फंक्शन देखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से। यस, अब आपने ना इस बात को समझना है कि इट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हम लोग ना इसको इन नटशेल, या हम लोग इसको सिंपली कैसे याद रखते हैं कि मॉडुलस के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू डाल दें, कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। मॉड ऑफ x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। यानी हम लोग अगर देखें मॉड ऑफ 3 डालेंगे तो ये +3 देगा, और मॉड ऑफ -3 डालेंगे तो भी +3 ही देगा। मॉड ऑफ -7 डालेंगे तो +7 आएगा, मॉड ऑफ +7 डालेंगे तो भी +7 ही आएगा। यानी ये हमेशा हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब बात करते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इसको समझना है। कहता है जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी हमारे पास हम कोई नंबर 0 या 0 से ऊपर लेते हैं, तो हम लोग उसको एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज, यानी x लिखेंगे। जैसे हमने 3 लिया, 3 वाज ग्रेटर देन 0, तो हमने उसको एज इट इज ही ले लिया। हमने 7 लिया तो ग्रेटर देन 0 था, तो हमने उसको एज इट इज ही लिख दिया, +7। लेकिन ये बोलता है कि अगर x लेस देन 0 है, कोई वैल्यू अगर आप लेस देन 0 लेते हो तो उसके साथ माइनस लगा दीजिए। यानी जब हमने -3 लिया तो हमने इसके साथ माइनस और लगाया तो ये +3 बना। जब यहाँ पे हमने -7 लिया, सॉरी ये -7 जब लिया तो इसके साथ माइनस और लगाया तो ये +7 बना। ठीक है, ये +7 था तो हमें एज इट इज ही रख लिया। लेकिन जब हमारे पास -7 था तो हमने माइनस और लगाया तो इसको हमने +7 बना दिया। तो इसका मतलब ये है, ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है कि x when x is greater than equal to 0 and it is minus of x when x is less than 0। तो ये दोनों चीजों को आपने हमेशा ध्यान रखना है। नाउ अब इसमें एक मजेदार बात क्या है कि डोमेन इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देखें कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो रिजल्ट इज, यानी रेंज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो आप देखें इसने बोला यस, इसका ये ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखना, वैल्यू हमेशा इसकी पॉजिटिव आएगी। अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं तो भी, और अगर हम एक्स की नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं तो भी। जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आपके पास y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, यानी fx की वैल्यू हमेशा हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। आगे हम लोग देखेंगे डोमेन और रेंज की जब बात करेंगे। सो डोमेन इज ऑलवेज अ रियल नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका रेंज आएगा, रेंज हमेशा आउटपुट होती है, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 एंड अबव। नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे
नहीं लिया जा सकता। तो इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है, यानी वी कैन पुट एनी नंबर इन द डोमेन या इन द इनपुट, बट रेंज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मॉड ऑफ एक्स, अगर हम लोग इसमें मैक्सिमम बात करें x और माइनस एक्स, माइनस ऑफ मॉड एक्स इज आल्सो x, और यहां पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि मॉड ऑफ x प्लस माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर बच्चे मैं आपसे बात करूं, मेरे पास x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू लेट से 4 ले लूं, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई यानी मॉड ऑफ 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 आएगा, है ना। मॉड ऑफ 7 इक्वल्स टू 7, एंड मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ 4 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, इट विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। तो इस केस में हमने देखा, इस केस में हमने देखा कि मॉड ऑफ 3 प्लस 4, हमने क्या देखा, हमने देखा यहां पे मॉड ऑफ 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ 4। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर मैं इसका माइनस लेता, यानी मैं 3 माइनस 4 लिखूंगा, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 1, और ये बन जाएगा मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी, मॉड ऑफ माइनस 4। ठीक है, मॉड ऑफ 3। अब ये जो माइनस होता है ना, माइनस हमेशा नंबर के साथ रहता है, ये अलग से नहीं लिखा जाता। तो मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ माइनस 4 इज अगेन 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे आपने देखा मॉड ऑफ 3 माइनस 4 इज लेस देन मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ माइनस 4। तो ये हमेशा हमारे पास इस तरह से रहेगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है जी। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया आपने, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लिया आपने, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ लिया। नाउ रेसिप्रोकल फंक्शन, नाम से ही पता चलता है रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है। यानी अगर हम लोग x कुछ भी लेंगे तो रेसिप्रोकल फंक्शन आएगा उसका 1/x। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम x को 0 नहीं ले सकते। x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? ये डोमेन नहीं लिया जा सकता, इसको डोमेन को 0 नहीं ले सकते, बिकॉज हम 1/0 लेते हैं तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास, हम इसको कभी भी 0 नहीं लेंगे, हम x को कभी भी 0 नहीं लेंगे, राइट। तो इसको देखते हैं, 1/x इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमारे पास वही बात बोली जो मैं आपको अभी कह रहा था कि 1/x इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो हम 0 को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में सबने पढ़ा हुआ है, मैं तो खाली रिकॉल करवा रहा हूं आपको। तो हम कभी भी 0 को डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते, ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। देन अब हमारे पास डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हम कुछ भी डाल सकते हैं, सिर्फ 0 नहीं डाल सकते, है ना। तो हमने ये बोला डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। -0 कर रहा, -0 का मतलब है कि 0 नहीं डाल सकते, बाकी आप कुछ भी डालिए, दैट डजंट मैटर टू अस एट ऑल। नाउ हमेशा हम लोग क्या कह सकते हैं, हम fx को y से डिनोट करते हैं। तो अगर y की वैल्यू 1/x है तो ये आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, दे कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस, so it can be written as x is equals to 1/y. Now अब हमने देख लिया कि x is not defined when y is equals to 0, तो इसका मतलब रेंज भी हमारे पास
रेंज भी हमारे पास r-0 ही रहेगी। तो 0 कभी भी नहीं आ सकता, बिकॉज हम लोग कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, हमारे को ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं मिल सकती। अब ग्राफ देखेंगे, यस ग्राफ समझेंगे आप। अब देखिए क्या हुआ, इस ग्राफ को समझते हैं। जब हमने इसकी वैल्यू डाली, ध्यान से देखना, ये यहाँ पे इट इज 1, ये जो ये पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट है 1, तकरीबन ये 1 है। आप ये मान के चलें कि ये वैल्यू, ये पार्ट जो है, या मैं इसको जरा ऐसे थोड़ा सा, हाँ ये पॉइंट जो है ये 1 है, ये जो मैं आपको सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे ये -1 है, ये वाला पॉइंट। आप ये मान के चलो, टेक दिस एज +1 एंड टेक दिस एज -1। अब इस बात को समझेंगे। आप सबको पता है अगर f(x) इज इक्वल्स टू 1/x है, तो f(1) क्या आ जाएगा, 1/1। तो जब हमने x को 1 लिया तो y भी हमारे पास 1 है। बट f(2) क्या आएगा, 1/2। f(5) क्या आएगा, 1/5। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती शुरू हुई, y की वैल्यू जो है वो, या f(x) की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू होगी। देखें, इसीलिए ग्राफ जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इट इज डिक्रीजिंग, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं, f(1/2) क्या होगा, आप इसको लिखेंगे 1/1/2 इक्वल्स टू 2। f(1/3) क्या होगा, आप इसको लिखेंगे 1/1/3, क्योंकि x तो ये पूरा है, 1/3 इज होल ऑफ x, तो 1/1/3 इट इज इक्वल्स टू 3। तो अब देखिए, जब जैसे जैसे हम 1 से नीचे की तरफ वैल्यू लेके जा रहे हैं, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप f(x) की वैल्यू को बड़ा बड़ा बनाते जा रहे हैं, तो इसलिए 1 से नीचे ये ग्राफ y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेम इज द केस जब हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग नेगेटिव साइड पे बड़ा नंबर लिखेंगे, -2, -3, तो हम देखेंगे ग्राफ जो है ना, इट इज कमिंग डाउन। वेयर एज जब हम -1 और 0 के बीच की वैल्यू लिखेंगे, तो दिस ग्राफ विल बी कीप ऑन गिविंग अस द बिगर वैल्यूज, मतलब नेगेटिव में वो बिगर वैल्यू देगा। लेकिन 0 के ऊपर हम लोगों ने इस ग्राफ को टच नहीं कराया, बिकॉज हमें पता है कि ये 0 के ऊपर डिफाइन नहीं होता। तो हमने सीखा कि डोमेन हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। रेंज भी इट कुड बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। तो ये 3 चीजें आपने हमेशा दिमाग में रखनी है। तो आज जब आपको वीडियो मिलेगा, तो आपने ना इसको अपनी नोटबुक के ऊपर बड़ा साफ सुथरा तरीके से बना के इसको अपने पास रखना है, प्रिजर्व करना है। ये आपको आगे हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सिग्नम फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये इसकी मतलब जो डायल है ना, वो वैसे ही है जैसे सिंगम की डायल है ना, वैसे इसकी डायल है। ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन को लिखा जाता है इस तरह से। लेकिन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा मॉड ऑफ एक्स। ये जो मॉड ऑफ एक्स है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में हमने जाना। हमने कहा मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स if x is greater than equal to 0, and it is equals to minus of x if x is less than 0। इसी चीज के ऊपर ही ना इस फंक्शन की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं, 3 बातें हो सकती हैं। या तो हम x को 0 ले लें, या x को ग्रेटर देन 0 ले लें, सॉरी, और या फिर हम लेस देन 0 ले लें। अब ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए तो इसने ऑलरेडी हमें दिया कि वैल्यू 0 होगी, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन वाली वैल्यू लेके चलेंगे, इक्वल टू वाली वैल्यू नहीं लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसको बिहेव किस तरह से करेगा। ये इसको इस तरह से बिहेव करेगा। क्यों करेगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखें, इफ x इज, सभी लोग ध्यान से फोकस करेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन 0, देन मॉड ऑफ x अपॉन x हम लिखेंगे
x upon x which is equals to 1. If x is equals to 0, ये तो हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है कि x is equals to, ये वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी बताई गई है कि mod of x upon x की वैल्यू जो है वो 0 है, ये ऑलरेडी दिया है, ये हमें, ये देखिए ये ऑलरेडी हमें गिवन है. लेकिन when x is less than 0, तो ये mod of x upon x क्या बन जाएगा, this will become minus x upon x, because हमने ये पढ़ा mod of x is equals to minus x if x is less than 0, तो ये minus x upon x आ जाएगा which is equals to minus 1. तो सिग्नम फंक्शन बोलता है सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमें 1 वैल्यू देगा, सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये -1 वैल्यू देगा, और 0 पे ये वैल्यू हमें 0 मिलेगी. तो इसलिए आपने इसको, ये भी एक तरह से कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है. ग्राफ देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी. ये देखें, जब हमने सारी पॉजिटिव वैल्यूज ली, अब जब सारी पॉजिटिव वैल्यूज ली तो इसने हमें +1, यानी x की आप वैल्यू पॉजिटिव साइड पे अगर ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, उसकी वैल्यू हम लोगों को +1 मिल रही है. x की कोई भी वैल्यू हम लोग नेगेटिव साइड पे ले लें, उसकी वैल्यू हमें -1 मिल रही है. और अगर x की वैल्यू हमें 0 ले लें तो हमारे पास वो वैल्यू 0 आ रही है. अब ग्राफ से हमें पता चलता है हम x की वैल्यू तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसके जो आउटपुट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है. पॉजिटिव साइड पे 1 देगा, नेगेटिव साइड पे -1 देगा, और 0 के ऊपर 0 ही देगा. दैट इज व्हाई रेंज इज -1 0 1. Domain can be any real number, but range can be only -1 0 and 1. तो ये हमारे पास इसके डोमेन एंड रेंज की बात हो रही है. तो लेट अस मूव फर्दर. स्क्वायर रूट फंक्शन, ये तो आपको पता ही है कि किसी का भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे उसको हम स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं. बट हमें ये भी पता है कि नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए इसका जो डोमेन है, इसका जो प्रिमिसिबल इनपुट है, वो सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे. यानी हम 0 से लेके कोई भी वैल्यू लेके चल सकते हैं, बट हम कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते. और एक और मजेदार बात क्या है, इसमें जो रेंज है ना, रेंज भी हमारे पास जो है वो हमेशा क्या रहता है, रेंज भी हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही रहती है. रेंज भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता. अगर आपसे, अब मेरी एक छोटी सी बात बड़े ध्यान से आपने समझनी है. अगर आपसे कोई बोले ना बेटा x² इज इक्वल्स टू 4, तो आप कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू +-2, यानी +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है. बड़ी छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बट अगर आपको कोई बोले ना बेटा कि x की वैल्यू जो है वो √4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 2 ही है. तब हम इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते. बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग ना इसमें गलती कर बैठते हैं, आपने वो गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आप है स्मार्ट बच्चे, तो आप लोगों ने ये चीज हमेशा याद रखनी है. इसलिए जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, एंड व्हेन रेंज इज अ पॉजिटिव नंबर देन वी विल से दैट कि रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ये जो ब्रैकेट लगी है ना आपको, ये इसका मतलब ये है कि इट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. मैथ्स में ना हर एक चीज का एक मतलब होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता कुछ भी. फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे इसमें ये जो इस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है ये इंक्लूड होती है, और ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो एक्सक्लूड हो रही है. तो जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है वो वाली साइड वाली वैल्यू इंक्लूड होती है, और जहां पे आपके पास कर्व ब्रैकेट है वो वैल्यू एक्सक्लूड होती है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं. सपोज आपके पास ये लिखा हुआ है 1 to 7, इसका मतलब कि हम सारी वैल्यूज ले रहे हैं, 1 को भी लेके चल रहे हैं और 7 को भी लेके चल रहे हैं.
लेकिन अगर आपके पास ये इस तरह से लिखा जाए 1 to 7, तो इसका मतलब है कि हम, इसका मतलब क्या है मैं इसको आपको समझाता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 7, यानी 1 और 7 नहीं लिया जा रहा। इसको हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन x इज लेस देन 7, और इसको हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट का मतलब आपको इन चारों एग्जांपल से समझ आ जाएगा कि जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, जिस तरफ कर्व ब्रैकेट होता है वो वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती हैं। तो ये आपने इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना है, और आपने हमेशा इसको अब इसी तरह से ही समझना है। ठीक है, तो वी हैव सीन डोमेन, हम लोगों ने देख लिया रेंज क्या है, हम लोगों ने देख लिया ग्राफ क्या है। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला फंक्शन है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक और बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन से आपको बात इतनी ज्यादा समझ नहीं आएगी, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। मैं ना इसकी एग्जांपल्स आपको बताता हूं और उससे आपको ये बात समझ आएगी। इसको हम पहले बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर मतलब फर्श, बेस। ये फंक्शन जो है ये फ्लोर फंक्शन कहलाता है, या आप इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेस फंक्शन। अब आपको ऐसे बात समझ नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये जो ये लाइन लिखी है ना इन्होंने कि defined as the greatest integer function not exceeding x is called greatest integer function, या n is less than equal to x is less than n plus 1। इसका मतलब क्या है, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। इसको एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फोकस ऑन दीज एग्जांपल्स एवरीवन। हमारे पास अगर ये लिखा जाता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.3, तो इसमें हमने देखना है इंटीजर कौन सा पार्ट है। डेसिमल से पहले वाला पार्ट इंटीजर होता है, इट इज 2। 3.4 is 3, 4.579 is 4। मतलब आपने हमेशा ये इंटीजर वाला पार्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 7 पॉइंट, अब इसको ध्यान से देखना, 9 9 9 9 9 9। मुझे कुछ बच्चे बोलेंगे सर इट विल बी इक्वल टू 8 बिकॉज इट इज क्लोजर टू 8, बट नो, इसकी वैल्यू हो सकती है लेकिन जो इसका रिजल्ट है हमने सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है, दैट इज 7। हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम आगे वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। किसको लिखते हैं, हम लिखते हैं 7 को। अब इसको फ्लोर फंक्शन क्यों बोला जा रहा है, अगर आप देखें तो ये हम लोगों ने इसके बेस को लिया सिर्फ ध्यान में, 7 को, 4 को, 3 को, 2 को। और अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे, जैसे -2.3 है, तो ये इससे नीचे वाले इसके लिए जाएगा, इसका मतलब -2 नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू -2। -2.3 will go below it. Where it will go? It will go towards -3। ये ध्यान देने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बोलता है ना बेटा -5.0001 भी अगर आपको कोई बोलता है, दिस विल गो बिलो इट, दैट इज -6। तो ये है हमारे पास क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ से मैं आपको इसको और क्लियरली बताऊंगा। अब हमने देखा कि हमने डोमेन कुछ भी डाला, 2.3 डाल दिया, 3.4 डाल दिया, 7.99999 डाल दिया, या 5.00001 डाल दिया,
तो ये कोई भी रियल नंबर आ रहा था, वी कैन पुट एनी रियल नंबर एज द इनपुट, डोमेन कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन रेंज हमेशा हमारे पास एक इंटीजर ही बनी, 2 3 4 7, हमने देखा ये एक इंटीजर ही बन रहा है, -3 -6, इसलिए हमारे पास रेंज इज ऑलवेज एन इंटीजर, जिसको हम लोग z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज ऑलवेज एन इंटीजर, राइट। चलिए जी ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लेट अस अंडरस्टैंड द ग्राफ। चलिए पहले हम ग्राफ देख लेते हैं, इसका मतलब समझते हैं। अब देखें, इसका मतलब यह है कि 1, ये 1 है, इसको आप ले लीजिए 2, इसको ले लीजिए आप -1, और इसको ले लीजिए -2, और यहाँ इसको भी ले लीजिए -2। यस, अब आप देखें, ये जो सारी बातें हैं इसको अब आपने सबने समझना बड़े ध्यान से। ग्राफ ये बोलता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एम्प्टी सर्कल्स है ना, ये जो ग्रीन के साथ एक सर्कल बनाया है, लाइन के साथ एक सर्कल बनाया है, इसका मतलब होता है कि हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को नहीं लेके चल रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग 1, वी आर नॉट टेकिंग 2, लेकिन ये बोलता है 1 के पास में जो भी वैल्यू है 0.99999999 ले सकते हैं, बट 1 नहीं ले सकते, 1 की बहुत क्लोजर वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 1 नहीं ले सकते। और आपने देखा जो भी क्लोजर वैल्यू आ रही है ना, उसकी वैल्यू वापस 0 पे जा रही है। ये सिमिलरली अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है। अब जो 2 को नहीं लेंगे, लेकिन 2 के आसपास तक जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, यानी जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, इट इज गोइंग बैक टू 1, इनका जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। सिमिलरली 3 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उसकी वैल्यू 2 आ रही है। 3 तक का मतलब एग्जैक्टली 3 नहीं, आप इतनी क्लोज वैल्यू ले सकते हो 3 के कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते, यानी 2.99999, आप 2 के बाद पॉइंट लिखें और 9 को करोड़ों बार भी लिख देंगे ना, तो भी वो एग्जैक्टली 3 नहीं बनेगा, डेट इज वेरी वेरी नियरर टू 3। अगर आप वो भी लिख देते हैं तो भी उसकी वैल्यू हम लोग एंड में 2 ही लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, 0 को छोड़ दें, अब आप कोई भी वैल्यू ले लें 0 के आसपास की वैल्यू, -0.0000000000001 भी लेंगे, इट विल गो बैक टू -1। इसको हम स्टेप ग्राफ बोलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेप फंक्शन। आप देखें ये सीढ़ी की तरह ग्राफ बन रहा है, तो इसलिए हम इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली आप अगर 1 के -1 के आसपास का कोई भी नंबर ले लें, जैसे हम लोगों ने -1.001 लिया, तो आप देखेंगे इट विल गो बैक टू -2, एंड इसी तरह से इट विल गो बैक टू -3। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने सीखा कि इसका जो डोमेन है वो हमेशा एक रियल नंबर होगा, और इसका जो रेंज है वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। और तीसरी बात हमने क्या सीखी, हम जितना भी नंबर ले लें, जितना मर्जी जैसा भी नंबर ले लें, बट इट विल कम बैक टू इट्स बेस। तो जैसे हम लोगों ने ये ग्राफ में देखा, तो ये हमारे पास था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हमने देखा कि कोई भी वैल्यू n से लेके n+1 तक अगर कोई भी वैल्यू होगी, वो वापस n तक आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 ले लें तो भी 2 होगा, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.7 ले लें तो भी 2 होगा, या आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.999 भी ले लेंगे ना, तो भी वो 2 ही बनेगा। इस लाइन का मतलब ये है। एंड इसने बोला इसकी वैल्यू है x-1, अगर आप x को ये लेके चलते हैं, इसका मतलब वही कि अगर बेटा अगर आपके पास -2 है
तो इसको तो आप -2 ही लिखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये -2.01 भी हो जाता है ना, या 2 पॉइंट, तो ये -3 बन जाएगा। यानी अगर ये -2.000001 भी हो जाएगा ना, तो भी इसको हम लोग -3 ही लिखेंगे। इट विल गो बैक टू द लोअर वैल्यू, तो इसकी वैल्यू x-1 हो जाएगी। तो ये आपने इसको हमेशा ध्यान रखना है। खैर, बाकी आपको अभी, हाँ, ये अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा गिवन हो 2.3 + 7, तो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.3 + 7 that is equals to 2 + 7 equals to 9। अदरवाइज आप इसको देखेंगे, अगर आप कहेंगे कि आप डायरेक्टली ऐड कर लें, तो ये बनेगा 9.3, और 9.3 को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी आप 9 ही लिखेंगे, तो इट विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब ये है। देन अगर हमारे पास x इंटीजर है, इफ x belongs to z, यानी if x is 2, greatest integer function +2 and -2 will become 2 - 2 equals to 0। ठीक है, तो यहाँ पे याद आएगा 2 + -2 equals to 0। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी इस तरह से आएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये z नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल्स टू, अब आप देखिएगा, इफ x इज इक्वल्स टू 2.3, तो हमारे पास ये वैल्यूज क्या बनेगी, x दिस इज 2.3 -2.3, दिस इज 2, और माइनस है तो एक स्टेप नीचे चला जाएगा, -3, ये बन जाएगा 2 - 3 equals to -1। तो वी हैव गॉट दिस थिंग। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला ये -1 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, सो दिस वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो इसको आपने गो थ्रू करना है, राइट। आई होप यहाँ तक बात अभी तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने, अलग अलग फंक्शंस किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका डोमेन रेंज क्या है और उनका ग्राफ क्या है, राइट। तो अब हम लोग इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, डेट इज डोमेन। डोमेन मीन्स इनपुट्स क्या है। इन फंक्शंस के लिए कभी मैं बात कर रहा हूँ तो हम इनपुट्स कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको आप देखेंगे। हमें पता है डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x = y), देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) एग्जिस्ट, यानी प्रिमिसिबल वैल्यूज। डोमेन क्या होता है, प्रिमिसिबल वैल्यूज, जो हमें पता है कि यार यही वैल्यू यहाँ पे यूज हो सकती है, उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ f। वो सारी की सारी वैल्यूज जहां पे f(x) एग्जिस्ट करेगा, हम उसको बोलते हैं कि इट इज डोमेन ऑफ f। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हमारे पास 1/f(x) does not exist if f(x) is equals to 0। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 हो जाएगा। और अगर एट x इज इक्वल्स टू 2 डाल दूं तो आप देखेंगे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या, 1 अपॉन एफ ऑफ 2 क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 2, और विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो हमने देखा कि यार जब यहाँ पे ये 2 माइनस 2 आ रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये 1 अपॉन एफ एक्स विल नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज हमारे पास 0 किसी भी चीज को अगर डिवाइड करेगा तो वो उसको नॉट डिफाइंड बना देगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 मेक्स इट नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि यार ये कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग उसको उसको नहीं ले सकते जहां पे एफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। हम उस x की वैल्यू को नहीं ले सकते जहां पे एफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। सेकंड बोलता है रूट ऑफ एफ एक्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता। हमें पता है कि अगर कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो रियल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास कोई भी चीज अगर रूट के अंदर आएगी तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही बोला कि यहाँ पे x तभी पॉसिबल है अगर एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन अगर हमारे पास कोई चीज डिनोमिनेटर में रूट में है तो ये दोनों वैल्यू दोनों बातों को लेके चलेगा। रूट ऑफ एफ एक्स बताता है, ध्यान से समझना, रूट ऑफ एफ एक्स बताता है कि एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 अपॉन रूट ऑफ एफ 1 अपॉन एफ एक्स बताता है कि एफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर हम इन दोनों की बातों ले लें तो हमारे पास एक ही चीज कॉमन मिलती है कि 1 अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स में एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ये हमारे पास तीसरा रूल है जिसको हमने ध्यान में देना है। तो हमारे पास एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड फोर्थ, अब हम लोगों ने जब लॉगरिथम पढ़ा था तो हमने सीखा था कि लॉग कभी भी इसका एग्जिस्ट नहीं करता, ना तो वो नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट करता है ना ही वो 0 का एग्जिस्ट करता है। इसलिए अगर कोई भी चीज लॉग के अंदर आती है इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है, वो जो चीज है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास एनीथिंग विच कम्स अंडर लॉग मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड सिंपली। अब जब हम इसको मॉड ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा जब भी मॉड के अंदर कोई चीज आती है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। मॉड ऑफ अगर एफ एक्स अगर मॉड सॉरी एफ एक्स जो है वो मॉड के अंदर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसका मतलब लॉग हर एक एफ एक्स पे डिफाइन करेगा, लेकिन मॉड ऑफ 0 0 होता है, सिर्फ 0 पे डिफाइन नहीं करेगा। तो हमने कहा ये सब जगह पे डिफाइन करेगा बट ये सिर्फ 0 पे डिफाइन नहीं करेगा। तो ये रूल्स हैं जो हमारे पास बात लेके चलते हैं। अब ये बोलता है कि अगर ये डिनोमिनेटर में है तो log ऑफ 1 आप सबको पता है 0 होता है। तो सिंस log ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, इसलिए यहां पे ये डिफाइन नहीं होगा। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम लोग log ऑफ 1 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लेके चलते हैं। ठीक है जी। द नेक्स्ट इज, हाँ, अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास और उसके डोमेन है D1 और D2, तो हम लोग इन दोनों को अगर हमें इकट्ठा लेना पड़ जाए, इन दोनों के बात अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग वहां पे लेते हैं जहां पे इन दोनों का कॉमन वैल्यू हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं
कहता है कि अगर D1 और D2 डोमेन है fx के और gx के अलग अलग, और कभी हम इन दोनों को इकट्ठा लेके चलना पड़े, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, तो हम लोग हमेशा क्या लेके चलते हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है कि हम कॉमन डोमेन को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? कॉमन डोमेन को लेके चलते हैं, यानी कॉमन इनपुट्स को लेके चलते हैं। तो ये बातें वहां डिफाइन होंगी जहां पे इनका डोमेन जो है वो कॉमन रहेगा। तो ये हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर दो अलग अलग फंक्शन है, उनके दोनों को इनपुट्स अलग अलग हैं, तो फिर वो फंक्शन का जो ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये वही डिफाइन होगा जहां पे डोमेन जो है वो क्या रहेगा, दोनों का कॉमन डोमेन होगा। तो इस बात को ही हम लोग हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे। तो हम लोगों ने ये जो चीजें सीखी, ये मैं आपको, ये जो चारों रूल्स हैं, ये मैं आपको ग्राफिकली बताता हूं या लाइन में बताता हूं। अब आप देखें यहां पे, ये जो फर्स्ट केस है, मैं पहले चारों केस के लिए ये नंबर लाइंस बना रहा हूँ चारों केसेस के लिए, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ अच्छे से। चलिए जी, सपोज ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये 0, ये 0, ये 0 और यहाँ पे 0 है। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया गया अल्फा इज लेस देन बीटा। चलिए मैं मानता हूं कि अल्फा मैं एक तरफ बना रहा हूँ, बीटा एक तरफ बना रहा हूँ। लेट्स से आई एम मेकिंग एन अल्फा दिस साइड और बीटा हेयर, क्योंकि अल्फा बीटा से छोटा है, तो मैं इसको इस तरह से शो कर रहा हूं। नाउ फर्स्ट केस, व्हेन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर हम नंबर लाइन पे बनाएंगे ना, तो इनकी दो वैल्यूज मिलेंगी, अल्फा एंड बीटा। बट हमें पता है अल्फा इज लेस देन बीटा। नो, आपको जो चीज ध्यान देनी है वो देनी है, ये जो इन दोनों के बीच का साइन है, अगर ये साइन लेस देन का है, तो ये वैल्यूज जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेंगी, यानी यहाँ। ये जो मैं इसको एम्प्टी सर्कल बना रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, बिकॉज अल्फा इज लेस देन एक्स इज लेस देन बीटा, तो अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। और सेम चीज अगर हमारे पास यहां दी गई है नेक्स्ट में, तो इसमें इक्वल टू का साइन है, लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन है, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ये जो फील्ड हमारे पास सर्कल होता है ना, इसका मतलब होता है कि हम लोग ये दो वैल्यूज को इंक्लूड कर रहे हैं, वी आर इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज, ठीक है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, यानी ये इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा है, और यहाँ पे भी ये इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा है, लेकिन इसमें अल्फा और बीटा नहीं लिए जाते हैं। फिर ये बोलता है कि ये x इज लेस देन अल्फा, कहां तक अल्फा, माइनस इंफिनिटी तक, या फिर x इज ग्रेटर देन बीटा, कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। अब यहां पे भी ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं हो रही हैं, लेकिन
जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का भी साइन है, तो इस केस में दोनों वैल्यूज इंक्लूड होंगी। तो हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम इसको लेके चलेंगे, ये जो हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर मैं आपके साथ एक और लेक्चर भी आज आपके साथ शेयर करूंगा, आपने उसको जरूर देखना है। तो ये जो आज हमने पढ़ा ये तो देखेंगे ही देखेंगे, प्लस एक लेक्चर मैं आपके साथ और आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो लेक्चर्स आप जरूर देखेंगे ताकि आपको वो दोनों चीजें क्लियर हो जाएं। तो आपका बस ये पूरा लेक्चर तो है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर अनदर लेक्चर यू विल बी गेटिंग, यू नीड टू वॉच बोथ द लेक्चर्स टुडे। जो आज हमने पढ़ा है ये भी आप अच्छे से देखेंगे, प्लस जो मैं आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा आप उसको भी गो थ्रू करेंगे। टुमारो इज संडे, इसलिए आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और किसी को भी अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो यू कैन आस्क मी, ठीक है? तो आपके पास पूरा टाइम है इसको बात करने का। तो काइंडली गो थ्रू ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग टुडे वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो जहाँ कहीं पे किसको कोई परेशानी होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज इतने रखेंगे, नेक्स्ट टाइम पे इससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, डोमेन निकालेंगे, प्लस उसके बाद हम लिमिट्स के ऊपर जाएंगे। तो ये चैप्टर जो थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। मुश्किल तब है अगर आप इसको पढ़ोगे नहीं, अगर आप इसको साथ साथ पढ़ते जाओगे, साथ साथ इसको रिवाइज करते जाओगे, देखते जाओगे, तो फिर ये मुश्किल नहीं है, ठीक है? अगर आप छोड़ दोगे ना, अच्छा यार अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम के लिए, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, या चलो अभी हमारे पास टाइम है संडे को देख लेंगे, तो फिर ये मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप इसको रोज के रोज रिवाइज करते जाएंगे, क्योंकि वीडियोस आपके साथ शेयर होती हैं, आप रोज के रोज अगर इसको रिवाइज करते हैं तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, आपको मज़ेदार लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, बस आपको वही ध्यान में देना है, ठीक है? तो आज इतने रखेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करता हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़िए, पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए, कल संडे है, अच्छे से पूरा चैप्टर जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है गो थ्रू इट, एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। So bye for today. God bless you all. Take care of yourself. Take care of your family. Take care of your studies also. फालतू बाहर मत जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, और फिर मिलते हैं। जय हिंद।